हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें अनुच्छेद 30 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। 31 क्या है हमारा, ध्यान दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे अगर कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आर्टिकल 31 क्या है हमारा, संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। इसमें क्या है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अब ये अनुच्छेद 31 में वर्णित क्या था, इसके बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने लास्ट वीडियो में अनुच्छेद 19 पढ़ाया था तो अनुच्छेद 19 का चय पार्ट 19(1) का चय हमारा क्या था, वो और ये 31 दोनों मिलाकर एक में वर्णित कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण तथा उसको रखने निपटाने इसकी वो गारंटी देता था। दूसरी तरफ जो अनुच्छेद 31 है हमारा 31 क्या कहता है, 31 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो अपनी संपत्ति का वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। गॉट इट। अब ये दोनों को निरस्त करने के बाद देखो, इन्हें निरस्त करने के लिए पहले बहुत संशोधन हुए। जैसे कि संविधान संशोधन हुए पहला, चौथा, सातवां, 25वां, 39वां, 44वां, 42वां, फाइनली लास्ट में कौन सा हमारा 44वां मेन था। ठीक है, 44वां जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत हुआ। अब 31 के साथ साथ 31 कै, 31 ख और गै ये तीनों थे। इनको तीनों को मिलाकर और 19 के फर्स्ट चय को मिलाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए या कै बोल सकते हैं में वर्णित है। ठीक है, गॉट इट। हमारा आर्टिकल 31 मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, 32 को ध्यान से देखिएगा। 32 क्या है, जो मेनली मैं बता दूं, जो अनुच्छेद जो 32 है हमारा मौलिक अधिकारों के हनन में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। यानी 32 क्या है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या करता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही एक मूल अधिकार है। ठीक है, और इसको जैसे कि आप सभी जानते हैं, नीचे पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, लेकिन और भी है इसमें। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका, ये इसमें हो गया, और ये संविधान की आत्मा हृदय ये इसका है। जैसे कि इसमें अनुच्छेद 226 निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित है, और 32 क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय। इनके बारे में अब डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, संविधान की आत्मा और संविधान की आत्मा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर, आप उनको भी ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, आर्टिकल 32 की मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय की जो मूल शक्तियाँ, वो जो निर्देश जारी करना, आदेश देना, रिट जारी करना, रिट क्या है वो भी मैं पाँचों की पाँचों आपको बताऊंगा। ठीक है, नागरिकों को मूल अधिकारों का हनन होना, इससे संबंधित उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाने का सीधा विकल्प भी आर्टिकल 32 है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि स्वयं ही एक मूल अधिकार है, लेकिन मूल अधिकारों के हनन होने पर, जैसे मूल अधिकारों का हनन हो गया तो उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन जो 226 अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित जो दल है उसके पास उच्चतम न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है, तो पहले उसे उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय उसके बाद जाना चाहिए, पहले हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी रिट हैं। रिट जिनके प्रकार ये हैं, 5 तरह की रिट होती हैं। कौन कौन सी हैं आप एक बार इनको देख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब पहले तो देखो, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसका अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, यानी को प्रस्तुत किया जाए। अब को क्या है,
कि उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जो दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है, यानी उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इस तरह ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। ठीक है, ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। ये सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत हो तो दोनों के खिलाफ जारी कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड परमादेश। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश का मतलब क्या है कि एक नियंत्रण है, एक कंट्रोल है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्य या नकारने के संबंध में पूछा जा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा परमादेश। ये भी एक निजी व्यक्तियों के इकाई के विरुद्ध है, गैर संवैधानिक विभाग है, ये आप इनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब थर्ड है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। अब रोकना कैसे? किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, या अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, लेकिन प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चौथा उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब कि प्रमाणित होना या सूचना देना। अब प्रमाणित होना या सूचना देने से अभिप्राय क्या है कि उच्च न्यायालय द्वारा, देखो सब कुछ उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को लंबित मामले, ठीक है, जो लंबित मामले के स्थानांतरण को, जो भी स्थानांतरण है उसको सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रमाणित या सूचना देना, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब वारंट के द्वारा, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। अब इसमें क्या है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में या अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार, ठीक है, ग्रहण करने को रोकता है। जैसे कि ये कुल मिलाकर हमारी 5 रिटें हैं। ठीक है, तो इसमें से 4 रिट हटाकर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा ये जारी किया जा सकता है। कौन सी वाली? अधिकार परीक्षा, ऊपर की नहीं, सिर्फ लास्ट वाली अधिकार परीक्षा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा अधिकार परीक्षा और 5 रिट हो गई ये हमारी कंप्लीट। अब इसमें नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बता दिया है, केशवानंद भारती केस बनामी केरल 1973। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मूल अधिकारों का संशोधन तो लेकिन परिवर्तन नहीं, बुनियादी ढांचा, ये इसमें मतलब परिवर्तन होते रहते हैं जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स, ये मतलब ये आपको माइंड में रख लेना है। मिनर्वा मिल्स का हुआ 1980, केशवानंद भारती केस कई बार पूछ चुका है 1973 ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है। जैसे कि सशस्त्र बल क्या होते हैं? तुम्हारे अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगा सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं सैन्य अधिनियम 1950, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नौसेना अधिनियम ये भी 1950, वायुसेना अधिनियम ये भी 1950, पुलिस बल अधिनियम ये हमारा 1966, ये आप याद रखिएगा। तो इनको ये अधिनियम प्रभावी बनाए गए। क्यों? अब क्या है इसमें कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है, राजनीतिक संगठनों के सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस के मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकें या प्रदर्शन, इन पर रोक लगाता है। गॉट इट? ये हमारा अनुच्छेद 33 कहते हैं इसको। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 34, यानी किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध। देखो भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं ये क्या है तो तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आर्टिकल 34 के बारे में बता दूं कि आर्टिकल 34 क्या है, यह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन कब? जब भारत में कहीं मार्शल लॉ, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, आप इसको लिख लीजिएगा, मार्शल लॉ।
मार्शल लॉ क्या है? ये एक वर्ड है, अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इसकी व्याख्या की अगर मैं बात करूँ मार्शल लॉ की, तो संविधान में इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है, लेकिन जो इसका अर्थ निकलता है वो होता है सैन्य शासन, यानी सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों की तरह संचालित करना। ठीक है, अब ये क्या है? मार्शल लॉ घोषित कब होता है, कैसे? यानी अनुच्छेद 34 में इसे भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। अब जैसे ही कहीं भी क्या, जैसे कुछ परिस्थितियां होती हैं, युद्ध, अशांति, दंगे, कानून उल्लंघन, इस तरह की चीज़ों में ये एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक चीज़ और बता दूं मैं इसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो निलंबित नहीं कर सकता ये मार्शल लॉ। प्रतिक्रिया, जो भी प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 34 क्या है मार्शल लॉ के। और इसमें ये भी है, जो मार्शल लॉ है अनुच्छेद 34 है, लेकिन आपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये भी सब सुना होगा, अनुच्छेद 332, तो उससे थोड़ा भिन्न है। भिन्न कैसे है आप देख सकते हैं, मैं नॉर्मल थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। मार्शल लॉ और हमारे उसमें क्या डिफरेंट है? देखो, मार्शल लॉ में क्या है कि सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल ये न केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्र राज्य से संबंधित राजस्व वितरण, ठीक है, निकाय शक्तियों को प्रभावित, संसद का कार्यकाल बढ़ा सकता है ना। मार्शल लॉ क्या करता है कि ये सरकार या साधारण कानूनों को निलंबित करता है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो सरकार एवं सामान्य कानून न्याय को जारी रखता है। ठीक है, अब मार्शल लॉ इसमें देख लेते हैं। मार्शल लॉ क्या है कि कानून व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल क्या है कि 3 आधारों पर लागू हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह। ठीक है, ये इसमें और भी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि मार्शल लॉ क्या है कि संविधान में इसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो उसकी एक विशेष व्यवस्था है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस भाग के उपबंध को प्रभावित करने का विधान के ऊपर कानून बनाने की शक्ति, यानी केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकार या उनके दंड या इसकी एक प्रकार में एकता है, जो अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 35 में तुम्हारे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि कुछ संसद के पास कुछ ऐसे कानून बनाने का अधिकार हैं, जैसे कि आर्टिकल 16, 32, 33, 34, ये सब संसद के पास भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन संसद के पास और विधानमंडल के पास ये नहीं हो सकते, जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, अब जैसे कि अब और भी कुछ हैं, जैसे अनुच्छेद 23 की बात करें, 17 की बात करें, तो ये संसद के साथ साथ, ये संसद के पास होने के बाद राज्य विधानमंडल के पास नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। या मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ा आप इसको डीपली है समझिएगा। और ये हमारा अनुच्छेद 35 कहता है, जैसे कि अनुच्छेद 35 ये भी है कि संसद कुछ विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। उपरोक्त विषय यानी जो मैंने भी आपको बताए हैं सारे, इन पर एक प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, यानी राज्य सूची। ठीक है, मतलब दोनों कुल मिलाकर ये है कि मूल अधिकारों को प्रभावी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ओके, ये था हमारा अनुच्छेद 35, यानी ये हमारा मूल अधिकार का सबसे अंतिम और आखिरी आर्टिकल था। इसके बाद हम अगले आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, इस पर नज़र कर लेते हैं। ये मैंने भी आपको ऊपर बता दिया था पूरा। ठीक है, ये थोड़ा इसमें अलग है कि प्रस्तावना में समाजवाद। अगर बात करें अनुच्छेद 14-16 को मिलाकर समान कार्य के लिए वेतन, इसको मैं आगे डीपली बताऊंगा, इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है ये। अगर इसकी बात करें, इसमें मैंने एक चीज़ लिखा है, अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द यानी पारसियों में सम्मिलित नहीं करता है। जैसे 2006 से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम भी रखा था। उसके बाद
अनुच्छेद 21 विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत, ये एक्स्ट्रा में मैंने नीचे नोट डाउन कर दिए थे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 35, यहाँ तक हमने कंप्लीट की दिए। और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक एक बार आपको दिखा देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये आज का टॉपिक वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो मैंने स्टार्टिंग से इसकी वीडियो बना दी है, लगभग इसके 7 पार्ट में पहले ला चुका हूँ और इसके जो पार्ट हैं मैं आगे ला रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपको बीच में से कोई पार्ट समझ में नहीं आएगा तो आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं और वहाँ से पार्ट 1 से लेकर आप देख सकते हैं। मैंने पार्ट भी डाले हुए हैं और नीचे तक सारी वीडियोज़ हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी वीडियो का मतलब ये है कि मैं इन चीज़ों को डीपली आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।